नमस्कार दोस्तों, मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नियति का खेल। दरवाजे पर अपने बेटे मोहित के दोस्त राघव को देख सुलोचना जी खुशी से आगे बढ़ी। राघव अपने दोस्त की माता जी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए सुलोचना जी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा, कोई नहीं था। राघव बोला, आंटी जी मोहित को ढूंढ रही हैं। दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था तो इस कारण वो नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में सुलोचना जी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में मोहित के बाबूजी भी आ गए। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने मोहित के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था मोहित को उन्होंने भगवान से। कभी चोट मोहित को लगती थी तो दर्द उनको होता था। 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी सुलोचना जी अपने बेटे को। आज उसी बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते। आज उन्हें अपने माता पिता कहने में मोहित को शर्म आती है। जब पढ़ाई करने के लिए मोहित शहर जाना चाह रहा था, लेकिन सोमेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सोमेश को बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकें, तो सुलोचना जी ने अपना घर गिरवी रखने को सोमेश जी से कहा था। लेकिन सोमेश जी को ये सुझाव उचित नहीं लग रहा था। तब सुलोचना जी के बहुत समझाने पर सोमेश जी ने ये फैसला लिया था। देखो सुलोचना, एक बार फिर सोच लो। ऐसा न हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। ले दे के हमारे पास केवल ये घर बचा है। अगर ये चला गया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। सोमेश जी ने पत्नी सुलोचना को समझाते हुए कहा, अरे क्यों चिंता करते हो? हमारा बेटा है, देखना वो कुछ ही दिनों में हमें सब कर्ज से मुक्त कर देगा। आखिर हमारा बेटा है, वो तो सहारा है आगे हम दोनों का। सुलोचना जी की आंखें छलक रही थी। एकाएक सामने अपने बेटे के दोस्त को देख वो अपने अतीत से बाहर आई। सुलोचना जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की याद में खोई रहती और उसके इंतजार में रहती। सोमेश जी हमेशा सुलोचना जी को समझाते, लेकिन माँ तो माँ होती है। सोमेश जी ने बहुत बार फ़ोन पर मोहित को समझाना चाहा, बेटा मोहित, ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा? तुम हम दोनों का इकलौता सहारा हो। कभी तुमने यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और मैं किस हाल में रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पढ़ाई की खातिर हमने अपना घर गिरवी रखा था, जो अब हमारे हाथ से जाने वाला है। अगर तुम नहीं आ सकते हो तो कम से कम घर को ही छोड़वा दो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। सोमेश जी ने मोहित को समझाना चाहा। बाबूजी, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। अगर एक दिन के लिए भी मैं वहाँ आ जाऊँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना काम छोड़कर आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। और रही पैसों की बात, तो वो मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने पैसे भेज दूँ। सोमेश जी असहाय से बेटे की बातें सुन रहे थे। लेकिन बेटा, तू इतना पैसा तो कमा ही लेता होगा कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के लिए भेज सके। तू तो ना ही हमें अपना समय देता है और ना ही पैसा। 3 साल हो गए हैं तू हमसे मिलने भी नहीं आया। हम अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते हैं बेटा। मैं तुझसे पैसे कभी नहीं मांगता अगर घर गिरवी न रखा होता। सोमेश जी बोले जा रहे थे, लेकिन मोहित अपने पिता की बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था और थोड़ी देर में फ़ोन काट देता है। मोहित अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। हर काम को लगन से करता था। माँ बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा
और उनके साथ रहेगा। लेकिन एक बार मोहित शहर पढ़ने गया और वहीं नौकरी करने लगा और वहीं उसने अपने साथ की कोमल से शादी कर ली। कोमल भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। मोहित की तरह कोमल भी नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी उनके साथ आकर रहें और ना ही कोमल उन्हें पैसे देने के लिए मोहित से कहती। अगर कभी मोहित गांव चलने को कहता भी तो कोमल उसे जाने ही नहीं देती। जब सोमेश बाप बना तो दोनों की बहुत इच्छा हुई कि वो सोमेश के साथ और अपने पोते के साथ कुछ वक्त गुजारे, लेकिन सोमेश कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। लोक लाज के कारण मोहित घर को तो नहीं छोड़ा पाया, लेकिन माँ बाबूजी को अपने साथ ले आया। यहाँ पर कोमल दोनों को देख अपनी नाक भौं चढ़ाने लगी। अब आए दिन घर में क्लेश करने लगी थी और मोहित भी कोमल का ही साथ देता और उल्टा माँ बाबूजी को ही 10 बातें सुना देता। कोमल ने तो मोहित के माँ बाप के लिए एक कोने में एक पुराना सा टेबल लगा रखा था, जिस पर दोनों माँ बाप बैठकर खाना खाया करते और डाइनिंग टेबल पर मोहित, कोमल और उनका बेटा शिव बैठकर खाना खाया करते। मोहित कभी कभी अपने माँ बाप की तरफ देख दिया करता। बूढ़े माँ बाप की आंखों से छलकते आंसू भी मोहित को दिखाई नहीं दे रहे थे। अपनी ऐसी दुर्दशा होते हुए देख मोहित के बाबूजी ने अपनी पत्नी सुलोचना को अपना एक फैसला सुनाया। सुलोचना, हम दोनों की यहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों वृद्धाश्रम चलते हैं रहने के लिए। वैसे भी जहाँ पर कोई इज्जत सम्मान ना मिले वहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा। रोहित की पढ़ाई के लिए जो घर गिरवी रखा था वह भी हमारे हाथ से चला गया है। अब हमारे पास वृद्धाश्रम में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुन सुलोचना जी की आंखों से छर छर आंसुओं की जलधारा बह निकली। कभी सोचा नहीं था कि बेटे की वजह से हमें यह दिन देखना पड़ेगा। जब मोहित के पिता ने मोहित को अपना फैसला सुनाया तो मोहित भी कुछ न बोला और उनके इस फैसले में शामिल हो गया। दादा दादी को वृद्धाश्रम जाते हुए देख मोहित के बेटे शिव ने दादा दादी को रोकना चाहा, लेकिन कोमल ने अपने बेटे को रोक लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिव भी बड़ा हो रहा था। वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। अब मोहित और कोमल दोनों उसके वापस आने का इंतजार करने लगे। यहाँ मोहित ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर शिव के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खोला। जब शिव विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका बिजनेस दिखाया, लेकिन शिव ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है। वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। मोहित और कोमल दोनों जैसे सुन्न हो गए। शिव, यह तुम क्या कह रहे हो? कोमल बोलने लगी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तुम्हें पता भी है इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए तेरे पापा ने कितना कर्ज ले रखा है और तू ऐसी बातें कर रहा है। हाँ तो माँ, मैंने थोड़ी कहा था पापा को ये सब करने के लिए। उन्होंने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया है ताकि मैं यहाँ पर रहूँ और उनके बिजनेस के साथ साथ आप दोनों की देखभाल भी कर सकूँ। लेकिन माँ, मैं विदेश में यही एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा का वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं वहीं पर रहकर उनके बिजनेस को संभालना चाहता हूँ। कल सुबह 12 बजे की मेरी फ्लाइट है। मैं कल ही निकलूँगा। शिव ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। मोहित और कोमल दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शिव, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज ले रखा है बेटा। अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने दाव पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुम हमें ये दिन दिखा रहे हो? हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मेरे बेटे। कोमल आंखों में आंसू लिए शिव को समझा रही थी। मम्मी, अगर आप दोनों का मन मेरे बिना नहीं लगता तो आप दोनों भी वृद्धाश्रम में जाकर रह सकते हो, जैसे दादा दादी इतने सालों से रह रहे हैं। उनका भी पापा के बगैर मन नहीं लगता था होगा।
वो भी अपने बेटे के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पापा को पढ़ाया लिखाया, और पापा और आपने उनके साथ क्या किया, मैं आप दोनों को देखकर ही तो सीख रहा हूँ सब। जब आपने किया तो वो सही था, और वही अब मैं कर रहा हूँ तो वो गलत कैसे माँ। शिव की बात सुनकर जैसे कोमल और मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीर आ गई। उन्हें लगा जैसे शिव के रूप में उनके अपने ही कर्म उनके सामने आ रहे हैं। कोमल गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। मोहित के पास भी शिव की बातों का कोई जवाब नहीं था। मोहित और कोमल दोनों की जैसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। अब दोनों को समझ आ रहा था कि उन्होंने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया था। थोड़ा संभलने के बाद मोहित और कोमल दोनों ने फैसला लिया कि वह वृद्ध आश्रम जाएंगे और अपने माँ बाबूजी को वहाँ से लेकर आएंगे। अगले दिन जब वह वृद्ध आश्रम पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उनसे मिलने आज उनकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देखकर कोमल और मोहित शर्म से जमीन पर गड़े जा रहे थे। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी। मोहित और कोमल अम्मा बाबूजी के पैरों पर गिर पड़े। हम आपके गुनहगार हैं। आज तक हमने आप दोनों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब नियति ने हमें खुद उस रास्ते पर खड़ा कर दिया है, तब जाकर आप दोनों का दर्द समझ पा रहे हैं। बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। दोनों मिलके माँ बाबूजी को घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने शिव खड़ा था। कोमल और मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए कोमल ने पूछा, बेटा तेरी तो आज 12 बजे की फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे कहने या मेरे समझाने पर दादा दादी को वृद्ध आश्रम से लेकर नहीं आते, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। मैं हमेशा से ही दादा दादी के संपर्क में रहा हूँ और शायद यह उन्हीं के संस्कार हैं जो मैं आपको छोड़कर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर वह न होते तो शायद मैं भी आपको छोड़कर चला गया होता। अब आप दोनों को समझ में आ गया होगा कि बच्चों के बिना माँ बाप का क्या हाल होता है। तो माँ, अभी भी यहीं रहूं या विदेश चला जाऊं? शिव ने अपनी माँ के गले में हाथ रखकर कोमल को चिढ़ाया। शिव की बातें सुनकर कोमल और मोहित के चेहरे पर भी आज गर्व की मुस्कान दौड़ पड़ी। हाँ शिव, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। शिव को अपने दादा दादी का प्यार मिल गया था और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिनके साथ वो हमेशा रहना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।